कारगिल तो एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी थी, लेकिन पाकिस्तान में जनता ये जानती है कि देखिए कारगिल युद्ध हुआ कब। वाजपेयी जी गए थे लाहौर, बस यात्रा लेकर, एक अमन का संदेश लेकर गए थे, नवाज शरीफ के साथ एक समझौता किया, वापस आते हैं, चंद हफ्तों के अंदर पता लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज चढ़ गई है कारगिल में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पर भारतीय टेरिटरी थी, वहाँ पर वो चढ़ गए हैं। अब वहाँ पर युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान को खदेड़ दिया जाता है। पाकिस्तान पहले तो डिनाई करता है कि उनके लोग हैं, वो कहता है कि जी ये तो मुजाहिदीन है, ये जितने कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये लोग आए हुए हैं, फिर मान लेता है कि जी हमारे बंदे हैं। फाइनली उनको वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। उसमें अमेरिका भी शुरुआत में कहता है कि सुलह सफाई करवाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता है, पाकिस्तान हटता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच में तल्खी बढ़ती है। मुशर्रफ उस वर्ष के आखिर तक नवाज शरीफ का तख्ता पलट देता है। फौज के अंदर, पाकिस्तान की फौज के अंदर भी एक उबाल था कि ये क्या किया आपने, क्योंकि आपने जो उनके सैनिक वहाँ पर मरे उनको आपने उनकी बॉडीज़ लेने से इनकार कर दिया, ये तमाम चीज़ें की। तो मुशर्रफ फाइनली एक कू करता है और काबिज हो जाता है उसके ऊपर। पाकिस्तान में फौज ने ये फैलाने की कोशिश की हम तो बड़े सक्सेसफुल थे, ये मियाँ साहब ने हमारे साथ गद्दारी की और हम जो जीती हुई जंग थी उसको हरवा दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये जंग हार रहे थे और इनके इतना बुरा हाल था कि ये चाहते थे, और ये मुशर्रफ मियाँ साहब के पास गया था, नवाज शरीफ के पास, कि भाई बचाओ अब हमारे को। तो फिर नवाज शरीफ ने अमेरिका को बीच में डाल करके फौजों को पीछे हटवाया। तो नवाज शरीफ ने बचाया पाकिस्तान की फौज में। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फौज को बचाता है वो पाकिस्तान की फौज के हाथ लटकाया जाता है। भुट्टो ने 71 की जंग के बाद पाकिस्तान की फौज को बचाया, तो उसको इन्होंने फांसी पे लटका दिया। ये नवाज शरीफ के साथ भी ये करने वाले थे, वो नहीं कर पाए। तो हुआ ये था। और उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने एक आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ाया भारत के अंदर। 99 में फिर उस साल के आखिर में एक हाईजैकिंग हुई, जो हिंदुस्तान का इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ था, उसमें ये खूंखार आतंकवादियों को इन्होंने छुड़वाया। वो आतंकवादी ऐसे थे जो फिर डैनियल पर्ल के मर्डर में भी इन्वॉल्व थे, एक अमेरिकी जर्नलिस्ट के मर्डर में। जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो उसमें छूटा, एक लटरम करके एक बंदा था कश्मीरी आतंकवादी, वो भी छुड़वाया इन्होंने, 3 आतंकवादी छुड़वाए। ये सब किया 99 में। लेकिन 2001 के बाद अब ये आतंकवाद फैलते जा रहा है, लेकिन 2001 में 2 चीज़ें हुई। एक तो 9/11 हुआ, अमेरिका में इस्लामी टेररिस्ट ने जाकर के अटैक किया, तो अमेरिका बहादुर ने जंग कर दी आतंकवाद के खिलाफ। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ और भारत ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद पे लगा दी कि अब जंग होने वाली थी, और होने वाली थी। वो फाइनली लास्ट मिनट पे बीच बचाव हो करके वो बात रुकी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ा और फिर 2003 में जा कर के एक बैक चैनल खुला भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, 2001 में एक और चीज़ हुई थी। 9/11 से पहले मुशर्रफ को वाजपेयी ने बुलाया भारत, और ये मेरे ख्याल हिंदुस्तान की एक कमज़ोरी रही है रणवीर, कि हर बारी हमारे, और ये पिछले 10 सालों में हमने एक बदलाव देखा है भारत की नीति में। नहीं तो हर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद पता नहीं यहाँ पर एक खुरक मचनी शुरू होती थी लोगों को कि नहीं यार पाकिस्तान के साथ कुछ करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता निकल ही नहीं सकता था। ये मोदी जी ने भी कोशिश करके देखी, फिर मुंह की खानी पड़ी और फिर समझ आई कि नहीं हो सकता। कैसे कोशिश करी यार? 2014 में जब ये आए और 2014 से लेके 2016 तक कम से कम 5 बारी इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने का। पहला तो अपने जब शपथ ले रहे थे तभी की, जब नवाज शरीफ को बुलाया, बाकी भी लोग थे दक्षिण एशिया से, बाकी लोगों को भी बुलाया, लेकिन सबको पता था कि नवाज शरीफ फोकस था कि यहाँ से बातचीत शुरू होगी। वो हुआ। उसके बाद यह इनको वहाँ पर रशिया में एक जगह है ऊफा, वहाँ पर मुलाकात हुई। हर बारी जब बात पटरी पे आनी शुरू होती थी। अच्छा, उसके बाद एक और हुई मीटिंग इनकी, हुई आई थिंक पेरिस में कहीं पे हुई मीटिंग नवाज शरीफ और मोदी जी की, आई थिंक क्लाइमेट समिट या कुछ था, उसमें मीटिंग हुई। 5 ओकेजन्स ऐसे थे और हर बार ये होता था कि बातचीत दोबारा से शुरू की जाए, और हर बार जब ये होता था
तो कुछ ना कुछ, कभी पठानकोट में हमला हो गया, कभी कहीं पे हो गया, कभी कहीं पे हो गया, और फाइनली ये हुआ कि 2015 के आखिर में मोदी जी जो हैं काबुल गए हुए थे, काबुल से लौट रहे थे तो लाहौर में रुके। 25 दिसंबर की दिन था, नवाज शरीफ का जन्मदिन था और उनकी नवासी का उसकी शादी थी। तो इसलिए इम्प्रॉम्प्टू, बिल्कुल जैसे मैं आपके घर में आ जाऊं या आप मेरे घर पे आ जाएं, उस तरीके से वो गए और एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, 1 या 2 जनवरी को पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पे अटैक कर दिया आतंकवादियों को भेज करके। तो अब ये जो विश्वासघात है, ये जो पीठ पे खंजर घोंपने वाला जो काम है, ये अगर बार बार होते रहेगा तो फिर यार इनके साथ नहीं बातचीत हो सकती। और फाइनली जब 2016 में उरी का वाकया होता है जिसमें 18 हमारे सैनिक मारे जाते हैं आतंकी हमले में, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है, उसके बाद हालात बिल्कुल पलट गए। और मेरे ख्याल 2016 के बाद सितंबर अक्टूबर की वो बात है जहाँ तक मुझे याद है। अब तब से लेके आज तक आप देखेंगे कि अब हमारी जो एक बातचीत है या कोई भी पहल लेने वाला काम जो है वो एक लिहाज से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये पहली बारी है भारत ने इतनी दृढ़ता दिखाई है पाकिस्तान के साथ डील करने में। नहीं तो ये नैम्बी पैम्बी टाइप का रवैया होता था, अच्छा यार कुछ और नहीं है तो चलो इनको बुला लो, अच्छा कुछ और नहीं है यहाँ पर बातचीत शुरू कर लो, किसी शांति दूत को भेज दो, ये कर लो। और पाकिस्तानी हरदम ये समझते थे यार ये तो भारतीय जो हैं ये कमज़ोर पड़ गए हैं तो इनको चलो और थोड़ा सा धक्का दो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं रणवीर, देखिए 2004 और 2008 के बीच में ये माना जाता है कि एक बहुत अच्छा समय था भारत और पाकिस्तान के बीच में, मुंबई हमलों से पहले, और बहुत आदान प्रदान हो रहा था, तरह तरह के डेलीगेशन जा रहे थे पाकिस्तान, तरह तरह के आ रहे थे, एक सिविल सोसाइटी भी मुलाकात कर रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं उस दौरान कम से कम 17 बड़े आतंकी हमले हुए भारत के अंदर, जिसमें मुंबई में 2006 में मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे, जावेरी बाज़ार और ट्रेन्स में बॉम्बिंग हुई, ये हुआ यहाँ पर। इसके अलावा आप तमाम शहरों में पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थित इंडियन मुजाहिदीन वाले जो लोग थे उन्होंने बम ब्लास्ट किए, तमाम ये हरकतें हुई। और उसके बावजूद हमारे यहाँ पर ऐसे अहमकों की जन्नत में लोग रहते हैं कि जी बड़े अच्छे रिश्ते थे। क्या अच्छे रिश्ते थे यार, वो आतंकी भेजते जा रहे थे, आपको मारते जा रहे थे, आप जाके उनसे बातचीत करते जा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक दृढ़ता दिखा रहे हैं हम कि भाई अगर आप अपना रवैया, अगर आप अपना तरीका, अगर आप अपनी जो काम करने का तरीका है, अगर आप उसको नहीं बदलते तो फिर भारत से ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हम लोग आएंगे आपके गले में हार डालेंगे, ये कुछ नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये सब होगा फिर। तो मेरे ख्याल ये जो अब एक नई पॉलिसी टाइप की बन रही है भारत में या बन चुकी है, आई होप इस पे हम दृढ़ रहें। अगर नहीं रहे तो फिर वही सब कुछ होगा जो इससे पहले होते आ रहा है। ओके, आई थिंक स्पेशली इस एपिसोड के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि देखो दोस्तों, सच ये है कि हमारे दोनों देशों में जो ओल्ड मीडिया है वो अक्सर सच नहीं दिखाती, और यूट्यूब के थ्रू आपको सच जानने का एक मौका मिलता है। उसी सच के बारे में आज बात करेंगे सर। भारत को ये जानना है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तून में, सिंध में अब क्या हो रहा है। पर पहले हम पाकिस्तानी से बात करेंगे थोड़ा सा। अक्सर जब भारतीय सरकार ये कहती है कि यार ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हुआ, आईएसआई की वजह से हुआ, तो मिलिट्री और आईएसआई कहते हैं कि नहीं ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये अटैक्स कर रहे हैं। पर इंडिया में ये एक ओपन सीक्रेट मानी जाती है कि जितने भी टेरर अटैक्स होते हैं ये आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पहले तो इस चैप्टर को थोड़ा सा खोलेंगे सर। यार देखो ना, 2008 में जो मुंबई पे हमले हुए उसका सारा कच्चा चिट्ठा, और ये मैंने नहीं निकाला, ये पाकिस्तान के अंदर ये खबरें छपी हुई हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा ये कहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, कौन कौन इनके साथ संबंधित थे, और कुछ उनमें से जिन पत्रकारों ने कुछ ये स्टोरीज लीक की उनका कत्ल भी कर दिया गया। उसमें एक सलीम शहजाद करके थे जिनका कत्ल कर दिया गया, वो आईएसआई के लोगों ने, आईएसआई नहीं, वो नेवल इंटेलिजेंस के लोगों ने किया था, लेकिन उनका कत्ल भी हुआ है वहाँ पर। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं कि ये
पाकिस्तानी जो खुफिया तंत्र है ये समर्थन नहीं करता इनका और ये अपने ताई काम करते हैं, तो भाई हम जब आपको बोलते हैं कि ये आपके यहाँ पर जी रहे हैं, ये सारे जब 2008 वाला वाकया हुआ तो इनके इंटरसेप्ट्स मिले हैं, इनको आपने संरक्षण दिया हुआ था। अगर आपके बच्चे नहीं हैं ये, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो इनको संरक्षण क्यों दिया हुआ है आपने? भाई आज भी हाफिज सईद को जेल में तो नहीं डाला हुआ, उसको सजा हो रखी है जैसी तैसी भी, लेकिन उसको अपने घर में के कंफर्ट में रखा हुआ है ना। और उसको संरक्षण कौन दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? उसको प्रोटेक्शन तो पाकिस्तान के खुफिया तंत्र और जो पाकिस्तान के अपने इदारे हैं वो दे रहे हैं ना उसको, मैं तो नहीं दे रहा उसको प्रोटेक्शन। तो आप एक तरफ इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इनको एक तरफ आप अपने सर पे बिठाया हुआ है, एक तरफ आप इनका इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद फैलाने में, ठीक है, और फिर आप बोलते हैं हमारा इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए, एक झूठ 1 2 3 बारी बोल सकते हैं, आप 25 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, आप कोई मानने को तैयार नहीं है। आप बोलते थे कि हमको तो पता ही नहीं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान कहाँ पर हैं, आप हमारे को बताइए तो हम तालिबान के खिलाफ एक्ट करेंगे। जब तालिबान की सरकार बन गई तो आप कहते थे देखिए हमने तो 25 साल आपको सपोर्ट किया, अब आप हमारे ऊपर ही आपने गोलियां दाननी शुरू कर दी। भाई तो आप उस समय तो कह रहे थे कि आप कभी इनका समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। हमको ये कहा जाता था कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इंडिजिनस है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। फिर आप बाद में आपने कहना शुरू किया अच्छा पहले करते थे अब नहीं कर रहे। तो यार कभी तो सच बोलो। ऑब्वियसली आप ऐसी चीजों में सच नहीं बोल सकोगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो झूठ आप हमारे को बोल रहे हो उसको हम स्वीकार करें। अच्छा, दूसरी चीज ये रणवीर, और इस पे मेरे ख्याल हमारे को जो आपके पाकिस्तानी दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए ये बात। देखिए, विश्वासघात जो होता है ना वो भी एक बहुत बड़ा घाव लगाता है। वाजपेयी जाते हैं लाहौर, ठीक है, उसके बाद आप कारगिल करते हैं। मोदी जी जाते हैं, ठीक है, लाहौर, उसके बाद आप पठानकोट में हमला करते हैं। आप 2008 में आपके शाह महमूद कुरैशी भारत आए हुए हैं अमन की बातचीत करने, सहयोग बढ़ाने, और आप यहां पर मुंबई में आप ये कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं? तो जो विश्वासघात आप करते हैं मेरे साथ, वो किस खाते में आता है? सर, अब हम भारतीय जनता के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछेंगे। अपडेट्स चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जिन भारतीयों की मुलाकात कभी पाकिस्तानियों से हुई नहीं है उनके लिए ये चैप्टर अब खोलेंगे। एक बहुत की डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। वो डिफरेंस ये है कि हमारे देश में मिलिट्री हमारे देश को रन नहीं करती, फौज का काम करती है। पाकिस्तान में फौज गवर्नमेंट का काम करती है। कहा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में भी बहुत सारे दुकान एक्चुअली फौज के कंट्रोल के अंडर है। एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि वहाँ की फ़ौज हमारी फ़ौज से बुढ़ी से बहुत ज़्यादा अमीर है व्यक्तिगत तौर पे, मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल। उनको जो जिस तरीके की मिलती हैं, मरात मिलती हैं, या जो जिसको आप बोलें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जी। भाई, आपको हर रैंक पे कर्नल वगैरह के बाद, मेजर कर्नल के बाद आपको ज़मीनें अलॉट होती हैं, आपको प्लॉट्स मिलते हैं, धीरे धीरे करके आपकी इंटाइटलमेंट बढ़ती जा रही है। आप जनरल बन के रिटायर होते हैं तो आपको ज़मीनें मिलती हैं, फार्म लैंड मिलता है, कभी 50 एकड़, 100 एकड़, 150, 200 एकड़, डिपेंडिंग के कौन से एरिया में है वो मिलता है। तो आप जब पाकिस्तान में माना जाता है कि जब एक जनरल रिटायर करता है, लेफ्टिनेंट जनरल खास तौर पर, तो लगभग उसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ के करीब की होती है। तो ये लीगली जो पैसा बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हर शोबे में हैं, हर चीज़ के ऊपर उनका अमल दखल रहता है, वो राजनीति को भी कंट्रोल करते हैं, वो ये भी डिसाइड करते हैं कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन इलेक्शन हारेगा, वो तमाम जो बिजनेस वो है उसमें भी उनका अमल दखल रहता है। तो वो वहाँ से भी पैसा बनता है उनका। स्मगलिंग के नेटवर्क्स ये चलाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, किडनैपिंग के नेटवर्क्स ये चलाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सारी धंधे आप करते हैं तो उसमें भी पैसे बनाते हैं। आप जैसे बलूचिस्तान में बहुत मेजर स्मगलिंग और इस टाइप की हरकतें ये करते हैं, राइट, तो उसमें बहुत पैसे बनाते हैं। वो हमारे यहाँ पर जब वो PWD वाले ने तो उसमें होता है वर्क्स एंड नॉन वर्क्स, ये एक डिस्टिंक्शन होती है। वर्क्स मतलब कि पैसा बन जाएगा, नॉन वर्क्स मतलब कि अभी आप थोड़े ठंडे बक्से में हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसी पोस्टिंग या खैबर पख्तूनख्वा जैसी पोस्टिंग तो वर्क्स है जी।
वहाँ पर पैसा बनेगा क्योंकि स्मगलिंग चलती है वहाँ पर। सैकड़ों के हिसाब से ऑयल की स्मगलिंग होती है ईरान से पाकिस्तान में। अब ऑयल की स्मगलिंग ये तो है नहीं कि मैं एक गोल्ड का बिस्किट डाल के अपनी पॉकेट में लेकर के आ रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े ट्रक्स ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें आप हफ्ता लेते हैं, वो फिर नीचे से ऊपर तक वो फैलता है पैसा, खूब पैसा बनाते हैं। स्मगलिंग होती है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी पैसा बनाते हैं क्योंकि सरकारी तंत्र के ऊपर इनका कंट्रोल है। ओके, अब जो 2025 की रियलिटी है, इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी फ़ौज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। अपडेट चाहिए भारत को स्पेशली, पर हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के साथ और ज्योग्राफी के साथ। पर सर पहले आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि आई फील कि करंट सिनारियो को समझने के लिए ज्योग्राफी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 4 प्रांत हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और फिर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसमें जो मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला जो एरिया है जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जो ना तो आज़ाद है और ना कश्मीर है टेक्निकली, क्योंकि वहाँ ना तो कश्मीरी बोली जाती है, ना कश्मीरी खाना मिलता है वहाँ पर, ना कश्मीरी पहनना है वहाँ पर, पहनावा है। और दूसरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक पार्ट है जिसको वो गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं, बिल्कुल उत्तर में। वो काफ़ी बर्फीला एरिया है, काफ़ी दुश्वार एरिया है। सिंध के अंदर जो देही इलाका है, जो देहात है, उसमें सिंधी लोग रहते हैं, लेकिन जो शहरी इलाका है जिसमें ख़ास तौर हैदराबाद और कराची है, वहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है। वहाँ पर पंजाबी भी हैं, पश्तून भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है उर्दू स्पीकिंग लोगों का है, जो भारत से 1947 और उसके बाद पलायन करके जो मुसलमान यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब जगहों से जा कर के वहाँ पर बसे। तो ये तो सिंध हो गया। बलूचिस्तान में 2 एरियाज़ हैं ब्रॉडली। जो उत्तरी बलूचिस्तान है वहाँ पर पश्तून बहुल एरिया है, वहाँ पर कोई बलोच ज़्यादा नहीं रहते, और क्वेटा भी उसी में आता है, लेकिन क्वेटा की मिक्स पॉपुलेशन है जो वहाँ का कैपिटल है। और जो बाकी बलूचिस्तान है वो बलूच बहुल एरिया है। जो केंद्र वाला जो पार्ट है जहाँ पर कलात और ये वाले सारे जगहें हैं, वहाँ पर जो कबायली निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कबीले हैं, कबीलों के सरदार हैं। और फिर जो साहिली पट्टी है जिसको माकरान बोलते हैं, वहाँ पर एक ज़्यादा कबायली सिस्टम है, लेकिन उस लिहाज का नहीं जिस तरह का यहाँ पर है। फिर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आप उसको 3 एरियाज़ में अब डिवाइड कर लें। एक तो साउथ वाला जो पार्ट है, एक नॉर्थ, और एक जो ट्राइबल पट्टी है। जो ट्राइबल पट्टी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो ट्राइबल पट्टी में है और साउथ वाले पार्ट में है, जहाँ पर तहरीक तालिबान का बहुत अमल दखल है और बहुत असर और रसूख बढ़ गया है। और फिर आप इमरान खान को हटाया क्यों गया? इमरान खान को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने फ़ौज के बहुत सारे जो निर्देश थे उनको वो मान नहीं रहा था। ठीक है, तो इमरान खान पहले 2.5-3 साल जो रहा, 3 साढ़े 3 साल, उसमें ये बोला जाता था कि फ़ौज और इमरान खान एक ही पेज पे हैं, एक ही तरीके से सारी मामलों को देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके फ़ौज इमरान खान को कहती थी कि भैया आपने पंजाब में ये मुख्यमंत्री लगाया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही अहमकों का बंदा है, मतलब कि बिल्कुल 1 नंबर का डफर है ये, इसको क्यों लगाया हुआ है? पंजाब जो आपका सबसे बड़ा प्रांत है वो चरमरा गया है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो गई है। लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। कई चीज़ों के ऊपर फ़ौज इसके ऊपर इम्प्रेस करती थी कि आप इसको ऐसे ऐसे करिए, लेकिन ये नहीं मान रहा था। लेकिन जो फाइनल ब्रेक आया इसका और फ़ौज का, वो फ़ौज में तैनातियों के ऊपर आया। जो तब के फ़ौज के अध्यक्ष थे बाजवा, वो चाहते थे कि जो आईएसआई के चीफ है, जो इमरान के ख़ास थे और जो चाह रहे थे कि बाजवा के बाद मैं चीफ बनूं, वो उनको आईएसआई से हटा करके एक कोर में भेजना चाह रहे थे, कोर कमांडर बनाना चाह रहे थे पेशावर का। इमरान खान ने उस पर रजामंदी नहीं दी, तो तनाव वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। फाइनली इमरान खान ने उनको भेज दिया, लेकिन वो जो तनाव हुआ उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि अब फ़ौज ने जो इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, इसके सर के ऊपर, वो अपना हाथ हटा लिया। तो जैसे ही वो हाथ हटा, इमरान खान के बाद कोई बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी,
तो जैसे ही वो हाथ हटा तो जो बाकी सारे विपक्ष के लोग थे उन्होंने अपने बीच में एक समझौता किया और फिर एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन किया और उसका तख्ता पलट दिया।